Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel and welcome to General Microbiology lecture series. In previous lecture we discussed about the cultivation of bacteria and different types of media, जिसमें हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था कि मीडिया क्या है और बैक्टीरिया को लैब में कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बायोकेमिकल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सेल के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अहम क्वेश्चन इस लेक्चर के हवाले से उनको भी डिस्कस करेंगे। So before discussing the biochemical and physical requirements of a cell, let's first discuss some important terms regarding this lecture such as nutrition. What is nutrition? न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन को कैसे हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड। सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जहां से हम फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं, मींस ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड। दिस होल प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है? द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड एज फूड सोर्स are the substances used in biosynthesis and energy production। किसी भी बायोसिंथेसिस के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो एलिमेंट्स, जो सब्सटेंस रिक्वायर हों तो उनको जो है वो हम कह सकते हैं कि these are the nutrients। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं या मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? मींस द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ऐसे जो है वो सब्सटेंसेस जो हायर मीन्स जो है कंसंट्रेशन में, लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में अगर चाहिए तो उनको जो है वो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे। और इनमें आप देखेंगे अगर एग्जांपल्स में तो मोस्टली जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड in large quantities, and due to the large quantities they are called as the macronutrients or macro elements। उनके अगेंस्ट में अगर दूसरा आप देखें कि some elements they are called as the micronutrients or micro elements or trace elements। कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ और सब्सटेंस होते हैं जिनको हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्यों इनको जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? मीन्स दीज आर द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल जो है वो कम कंसंट्रेशन में मीन जो है वो हमें चाहिए तो उनको जो है वो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। उनमें अगर हम देखेंगे कौन सा एग्जांपल आ रहे हैं, इनमें तकरीबन अगर ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो मोस्टली जो है जैसे मैंगनीज हो गया, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकेल एंड कॉपर। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज द ट्रेस एलिमेंट्स। अब इन दोनों को जो है वो अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, यहाँ पे काफी बच्चे होते हैं जिनकी वाइवा वगैरह में जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, टर्म को दे देते हैं। जैसे किसी ने पूछा भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो मैक्रो वर्ड जो देखो उसको कहते हैं कि मीन्स लार्ज। वो कभी कभी बच्चे जो है वो गलती से बोलते थे कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी जो है वो साइज बड़ी हो तो उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो मकसद है तो एक्चुअली दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मेन मकसद है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा क्वांटिटी में अगर चाहिए तो उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और जो बिल्कुल कम लो कंसंट्रेशन में अगर जो है वो चाहिए तो उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मोस्ट कॉमन जो टर्म यूज होता है ट्रेस एलिमेंट्स कह सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से जो है वो हैं एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एज अ बायोकेमिकली, तो उनमें अगर हम देखेंगे सब टॉप पे अगर हम बात करें तो उनमें कार्बन है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन and trace elements and even some organic growth factors. So these all are called as the biochemical requirements of a cell.
नाउ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, हमने अभी जो है वो बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो है कहा कि उनमें कौन कौन सी चीज़ जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इनटू द बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सेल। लेकिन अगर हम फिजिकल की बात करें, व्हाट आर द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट कौन सी चीज़ें हैं जो सेल को, बैक्टीरियल सेल को जो है वो चाहिए। उनमें जो है अगर हम देखें जैसे टेम्परेचर हो गया, उसके बाद जो है वो पीएच है और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें पता है कि काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, काफ़ी इवन जो अगर हम ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स की बात करें को दे रिक्वायर द डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो है वो बैक्टीरिया दे नीड द डिफरेंट जो है वो रेंज ऑफ द टेम्परेचर, इवन पीएच, इवन ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन आ गया, या फिर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आ गया, या इसके बाद जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ गया। तो ये सारे जितने भी जो है वो फैक्टर्स हैं, हम इनको आस्ता आस्ता डिटेल में जो है वो आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नाउ अंडर बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज। तो जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस में हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के बारे में आप सबको पता है, इसकी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस का तब हमें पता चलता है जब हम कार्बन साइकिल पढ़ते हैं। तो कार्बन जो साइकिल है उसमें अगर हम देखें तो कैसे जो है वो कार्बन रिसाइकल हो रही है और क्या पर्पज है। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के बगैर कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता। नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट द कार्बन, क्योंकि कार्बन हर प्रोसेस में, जितने भी लिविंग प्रोसेस हैं उनमें जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें जो है वो कार्बन रिक्वायर्ड है। फर्दर हम थोड़ा सा इनके जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे। सपोज कार्बन is the structural backbone of carbohydrates, proteins and lipids. Even DNA, RNA and other the important जो substances है उनमें भी जो है वो कार्बन रिक्वायर है। Now carbon is essential nutrient for all types of the microorganisms. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या अगर हम यहाँ पे क्योंकि माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगर ये कहें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो है वो कार्बन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कार्बन जो है वो दोनों सोर्सेज में जो है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, जब हम कार्बन साइकिल पढ़ते हैं तो इन जो है एटमॉस्फेयर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज अवेलेबल एंड इट इज मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर द अदर प्रोसेस। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन वो जो डायरेक्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ अ बैक्टीरिया सेल, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात करें, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो है वो 50% जो है तकरीबन इसका जो वेट है, टोटल ड्राई वेट जो है उसका वो इट इज कंपोज्ड ऑफ द कार्बन। तो इट कंसिस्ट ऑफ द कार्बन। It is utilized by the microorganisms in various biosynthesis processes. बहुत सारे जो प्रोसेस हैं जो बैक्टीरिया में होते हैं उन सब में तकरीबन जो है वो कार्बन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, अगर दूसरे जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की बात करें, तो तकरीबन सब में जो है वो हमें कार्बन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से ये सिर्फ जस्ट ब्रीफ एक जो है वो था कि कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बहुत सारे और भी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, बट हियर दिस इज द ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन। नाउ न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशनल टाइप्स के बारे में बात करें, बेस्ड ऑन कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। सो कार्बन सोर्स की बेस पे अगर हम इनको डिवाइड करें, क्लासीफाई करें ऑर्गेनिजम्स को, तो सबसे पहले हमें दो ग्रुप्स जो है वो मिलते हैं। सपोज फर्स्ट वन इज दी ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर और प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करें, प्रिपेयर करें, तो इनको जो है वो हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड केमिकल्स, पर्टिकुलरली दे यूज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स
फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज दी हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बहुत ये आसान टर्म्स हैं दोनों, और ये बेसिक टर्म्स हैं। इनको अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, मीन्स दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर और प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरे जो सोर्सेज होते हैं वहां से ये डायरेक्ट जो है वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। मीन्स दे ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वहां से ये जो है वो डायरेक्टली अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। हम दोनों को दोबारा अगर कंपेयर करें तो सिंपली ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बन सोर्स, and auto means self, and they prepare their own food. Heterotrophs mean those organisms which use the organic compounds as a carbon source, and they cannot prepare their own food, but they take the nutrition from the other sources. उसके बाद अगर हम दूसरे अगर जाएं एनर्जी की बेस पे अगर क्लासीफाई करें तो बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी जो है वो लाइट से भी जो है माइक्रोन्स जो है वो ड्राइव करते हैं, या फिर दूसरे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम लाइट की बात करें सो देयर इज अ मेजर ग्रुप, तकरीबन ये बहुत जो है वो कॉमन वर्ड है, फोटोट्रॉफ्स। तो फोटोट्रॉफ्स इसी वर्ड की अगर हम मीनिंग देखें, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉफ्स मीन्स द कंज्यूमर, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज द लाइट एज अ एनर्जी पर्पज, तो उनको जो है वो हम फोटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। और फोटोट्रॉफ्स के फिर जो है वो अगर हम डिटेल में पढ़ें तो फोटो जो है वो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, फोटोलिथोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। तो दे कैन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगेन, बट particularly if we use the term photo, it indicates means light. Now another source is the chemicals, मीन्स अगर केमिकल जो है वो एनर्जी की बात करें कि कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे यूज दी लाइट एज अ एनर्जी पर्पज, उनको हम फोटोट्रॉफ्स कहेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे दे यूज द केमिकल्स एज अ एनर्जी पर्पज, तो उनको हम जो है वो केमोट्रॉफ्स कहते हैं। नाउ अगेन केमोट्रॉफ्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज केमो ऑर्गेनिक ट्रॉफ्स। अगर हम केमो ऑर्गेनिक ट्रॉफ्स की बात करें तो यहाँ पे टर्म आ रहा है ऑर्गेनोट्रॉफ्स, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ एनर्जी सोर्स, तो उनको जो है वो हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहेंगे। दूसरा है केमोलिथोट्रॉफ्स। केमोलिथोट्रॉफ्स मीन्स पर्टिकुलरली इंडिकेट्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो अगर यूज करेंगे तो इनको हम जो है वो केमो लिथोट्रॉफ्स जो है वो कह सकते हैं, या इनको हम केमो इनऑर्गेनिक जो है वो ट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, सिंपली बिकॉज दे यूज दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर हम लिथोट्रॉफ्स क्योंकि टर्म यूज हुआ है, तो पर्टिकुलरली जो लिथोट्रॉफ्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन लिटिल बिट बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी बेस पे जो है वो इनको हम क्लासीफाई करते हैं। को अगर हम इसकी टर्म की देखें जनरल, क्योंकि ये वाइवा में तकरीबन भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिथोट्रॉफ्स, लिथोट्रॉफ्स जो है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लिथोट्रॉफ्स मीन्स लिथो जो है वो वर्ड इट इज अ ग्रीक जो वर्ड लिथोस मीन्स रॉक एंड ट्रॉफ मीन्स कंज्यूमर। और ओवरऑल हम इसकी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है रॉक ईटर, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन डिफरेंट रॉक्स एंड अगर हम सॉइल की बात करें तो वहीं पे तकरीबन जो ये इट्स मिनरल ओरिजिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसी वजह से जो है वो इनको लिथोट्रॉफ कहते हैं। और दूसरा इनकी मीनिंग है मीन्स दे आर कॉल्ड दी रॉक ईटर, इनको जो है वो हम रॉक ईटर कह सकते हैं। सिंपली दोबारा अगर हम सिंपल वे में कहें व्हाट आर द लिथोट्रॉफ्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो तौर पे अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स करें एनर्जी के तौर पे, तो उनको जो है वो हम लिथोट्रॉफ्स कहते हैं।
हम अगर न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं अगर उनको और डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे अगर इस चार्ट को आप लोग देखेंगे, सो दिस चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द मींस स्टूडेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे जो है वो ग्रुप्स भी लिखे हुए हैं और इनके साथ साथ जो है वो एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कौन से जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, तो उनके एग्जांपल्स जो हैं वो भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोबारा अगर हम देखें तो दिस इज मींस मेजर ग्रुप। अगर दोनों को हम जो है वो क्लासीफाई करें बेस्ड ऑन दी कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, अगर एनर्जी और कार्बन सोर्स पे इनको करें तो दोबारा आप अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या हैं, क्लियर जो है मीनिंग नीचे लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम ऑटोट्रॉफ्स को दोबारा जो है वो हम डिवाइड करें, सो दे कैन बी मींस फोटो ऑटोट्रॉफ्स and also can be the chemoautotrophs, and also there are some examples of the bacteria जैसे नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमनस स्पीशीज हैं, so they are called as the chemoautotrophs। और दूसरे अगर हम फोटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो तकरीबन फोटोट्रॉफ्स में तकरीबन जो जितने भी जो प्लांट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके साथ कुछ जो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दोबारा अगर हम हेटरोट्रॉफ की बात करें ग्रुप की, तो हेटरोट्रॉफ इज आल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू द फोटो हेटरोट्रॉफ्स एंड केमो हेटरोट्रॉफ्स। तो इसमें भी जो है वो टर्म से क्लियर है कि फोटो हेटरोट्रॉफ्स एंड केमो हेटरोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स अगेन जो लाइट आ रही है, जो लाइट एनर्जी जो है वो हम यूज करते हैं, तो इसमें भी जो है वो क्लियर जो है वो एग्जांपल्स जो है वो दिए हुए हैं। जैसे इसमें वो हैं कुछ पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द फोटो हेटरोट्रॉफ्स, और उसके अलावा जो है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। सो दीज आर दी मोस्ट एग्जांपल्स ऑफ दी फोटो हेटरोट्रॉफ्स। उसके बाद अगर हम जो है वो केमो हेटरोट्रॉफ्स की बात करें तो केमो हेटरोट्रॉफ्स में जो है वो मोस्टली जो है कुछ बैक्टीरिया जो है वो आते हैं। उसके अलावा जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोटोजोआ, तकरीबन जो सारे प्रोटोजोआ हैं, सारे जो फंजाई हैं, इवन जो है वो एनिमल्स हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इनटू दी केमो हेटरोट्रॉफ्स। तो यहाँ से भी दोनों वर्ड दोबारा बिल्कुल सिंपल हैं, हम डिटेल में जो है वो पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम वर्ड फोटो आता है तो इट मीन्स यूज ऑफ द लाइट। यहाँ पे जब हम केमो हेटरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं, केमिकल की बात करें, मीन्स यूज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज हेटरोट्रॉफ्स। ये याद रखें कि ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स, जब हम पूरा जो हेटरोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इन सब में तकरीबन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होगा। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो उन तकरीबन उनमें जो है वो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होता है। दोबारा इसको एक और अगर हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं और केमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं, तो सारे बहुत आसान टर्म्स हैं और उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उनसे ही जो अगर हम उस टर्म को ही थोड़ा सा अगर देखेंगे तो वहीं से हमें जो है मीनिंग आसानी से समझ आ जाती है। और इसके अलावा पिछली स्लाइड में हम जो लिथोट्रॉफ्स डिटेल में जो है वो हमने डिस्कस किया। अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे दोबारा बिल्कुल क्लियर है। तो अभी जो है हमने डिस्कस किया था कि लिथोट्रॉफ्स जो है उनकी मेन जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन जो वो सोर्स जो यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी बेस पे जो है लिथोट्रॉफ्स को जो है वो हम क्लासिफाई कर रहे हैं। और फिर अगर हम लिथोट्रॉफ्स को दोबारा डिवाइड करें फोटो लिथोट्रॉफ्स में तो दोबारा इसमें जो है लाइट की एडिशन हो जाती है। लेकिन अगर हम केमो लिथोट्रॉफ की बात करें तो उसमें जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज हो जाता है। तो दीज आर दी डिफरेंट क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सो बेस्ड ऑन द कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। After the carbon, now if we talk about the importance of the nitrogen, so nitrogen is also equally important like as carbon, क्योंकि जितने भी लाइफ के फॉर्म्स हैं they also require the nitrogen. We can see it is an essential component of all forms of life. जितने भी लाइफ के जो फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो है वो नाइट्रोजन रिक्वायर है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो कोई भी जो है वो लाइफ की फॉर्मेशन जो प्रोसेस होते हैं वो नहीं हो सकते। इनका अंदाज़ा अगर हम यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं अगर डीएनए की फॉर्मेशन जो है उसमें नाइट्रोजन रिक्वायर है, अगर डीएनए नहीं बनेगा तो कोई भी लिविंग चीज़ जो है वो कैसे बन सकती है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चलता है कि नाइट्रोजन की कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस है। So nitrogen is also used for the synthesis of amino acids, purines, pyrimidines,
some carbohydrates, lipids, enzymes, कोफैक्टर एंड अदर सब्सटेंसेज, जो एंजाइम कोफैक्टर हैं और बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं, सब में तकरीबन जो है वो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज, दोनों सोर्सेज से कार्बन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सोर्सेज जो है वो हम नाइट्रोजन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दे कैन ओनली यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर हम नाइट्रोजन साइकिल अगर किसी ने पढ़ी हो या उसका अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में, तो उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो व्हाट आर दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या है? मीन्स दीज टाइप ऑफ द बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, दे कन्वर्ट, दे ट्रांसफॉर्म द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन एंड देन मीन्स इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, विच कैन बी यूज बाय द प्लांट्स, और बाद में जो है वो प्लांट्स में जो ये कैपेबल होते हैं प्लांट्स, तो उनको यूज करते हैं। तो जो फिक्सिंग होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की वो कौन करवाता है? दे आर दी मीन्स बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो हम बैक्टीरिया कह सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाता है, तो इनमें अगर हम देखेंगे जैसे एजोटोबैक्टर है, बैसिलस एंड सम क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज है, दे आर कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ से ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये आ जाता है कि भाई एन एग्जाम्पल ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाते हैं, तो उनमें ये स्पीशीज में बता सकते हैं कि एजोटोबैक्टर है, बैसिलस है एंड सम स्पीशीज ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। नाउ फास्फोरस, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल एलिमेंट। सो इट इज रिक्वायर्ड by microorganism for the synthesis of different processes such as nucleic acids, DNA, RNA। दोबारा यहाँ से हमें जो है वो फास्फोरस की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं? देयर आर टू न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA, RNA। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में एंड एज वेल एज राइबोन्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस हो रही है, जो उनके फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें जो है वो फास्फोरस रिक्वायर है। दूसरा, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन दी फास्फोलिपिड्स, जो लिपिड्स हैं पर्टिकुलरली दे आर कॉल्ड एज फास्फोलिपिड्स, उनकी फॉर्मेशन जो है सिंथेसिस में फास्फोरस जो है वो रिक्वायर्ड है। एंड आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं सच एज ATP, इवन जो टेकोइक एसिड्स जो हैं स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, उनकी सिंथेसिस में भी जो है वो फास्फोरस रिक्वायर है। एंड आल्सो सेवरल कोफैक्टर्स एंड प्रोटीन, और बहुत सारे जो है वो कोफैक्टर्स हैं एंड प्रोटीन्स जो हैं कुछ, उनके लिए भी जो है वो फास्फोरस रिक्वायर्ड है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दी सम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं? मीन्स दे हैव एबिलिटी टू सॉल्युबलाइज द फॉस्फेट। उनमें अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पीशीज सुडोमोनास की हैं, बैसिलस की हैं, इवन जो माइक्रोकोकस एंड एस्पाजिलस जो फंजाई हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट एंड दे आर कॉल्ड एज द फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ सल्फर, अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स सच एज सिस्टीन, मिथोनिन एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज सल्फेट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फर। सल्फर को सिंथेसिस करके मोस्टली जो माइक्रोन्स होते हैं वो सल्फेट यूज करते हैं। Some of the microorganisms cannot reduce sulfates and require hydrogen sulfide, sulfides, or sulfur-containing amino acids as a source of sulfur. There are many bacteria that are also called as sulfur bacteria, and some bacteria such as sulfur oxidizing bacteria. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, सच एज थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस,
these bacteria oxidize the sulfur, and in these type of the bacteria जो हमने पहले पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एंड इवन दीज बैक्टीरिया कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, उनको हम जो है विदाउट माइक्रोस्कोप भी दे सकते हैं, जिनका कॉमन सपोज थायोबैसिलस मार्गेरिटा। तो थायोबैसिलस मार्गेरिटा जो है दे आर आल्सो मींस लिविंग इन मड जो होते हैं उनमें तकरीबन जो है वो रहते हैं, एंड दे कंज्यूम दी हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसी वजह से जो आसपास में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बन जाते हैं। सो दीज आर दी थायोबैसिलस स्पीशीज, मोस्टली दे हैव एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज दी सल्फर थ्रू दी हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड अदर जो है वो सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन आल्सो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, जिससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी कार्बन और नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। So it is an important constituent of almost all of the organic molecules and cell structure। जितनी भी सेल स्ट्रक्चर हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तकरीबन उनमें जो कंपोजिशन अगर देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ज़रूर रिक्वायर होता है। Some microorganisms use oxygen and these are called as aerobic। This is very simple, मीन्स अगर हम एरोबिक जो है वो बैक्टीरिया की बात करें, एरोबिक माइक्रोब्स की बात करें, मीन्स इनको एरोबिक क्यों कहते हैं, बिकॉज दे यूज दी ऑक्सीजन। And other term that the anaerobic means those bacteria, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन जो है वो नहीं यूज करते, they don't require the oxygen, and in this way they are called as the anaerobic microorganisms। ऑक्सीजन की बेस पे जो है वो हम ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सच एज यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं उसकी बेस पे कुछ माइक्रोन्स हैं, जैसे अभी हमें ग्रुप पढ़ा कि कुछ जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है, कुछ को जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं थे। सो बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एरोबिक को देखें मीन्स दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर द ऑक्सीजन, और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी जस्ट हमने पढ़ा ये उसके अगेंस्ट में दे डोंट रिक्वायर द ऑक्सीजन। एंड अदर जो है वो टर्म ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का सच एज ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट जब टर्म इसमें यूज होता है तो ऑब्लिगेट एरोब्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे मीन्स रिक्वायर, दे मस्ट रिक्वायर द ऑक्सीजन। इनको जो है वो एनी हाउ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होगी फॉर द सर्वाइवल, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दे कैन नॉट सर्वाइव। इसी तरह अगर हम देखें ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स फिर दोबारा मीन्स दे डोंट नीड द ऑक्सीजन, मीन्स अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हुई तो उस पर सर्वाइव नहीं थे, मीन्स एनी हाउ दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी होगी तो वो सर्वाइव नहीं करें। दे आर द स्ट्रिक्ट एनारोब्स, हम इनको कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एनारोब्स। उसके बाद जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स की जब हम बात करें तो ये दोनों ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स which can survive in the presence of the oxygen as well as in the absence of the oxygen। ये ऐसा जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स को जो है वो ऐसे जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर ऑक्सीजन होगी फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका ऐसा क्यों है, किस वजह से, व्हाट्स द रीजन, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्चुअली एरोबिक और एनारोबिक क्यों है, why some organisms are aerobic and anaerobic, means these all are based on the some enzymes। तो facultative anaerobes में maybe they have single enzyme, कोई ऐसा सिंगल एंजाइम होगा तो अगर ऑक्सीजन होगी तो उसको जो है वो टॉक्सिक जो उसके ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी सिंगल एंजाइम। तो एनीवे तो फैकल्टेटिव एनारोब्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दोनों कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो एक और टर्म है एरो टॉलरेंट एनारोब्स। अगर इसको वर्ड को देखें एरो टॉलरेंट मीन्स ये हैं तो एनारोब्स बट they also have a some ability
tolerance, they can tolerate the concentration of the oxygen. उसके बाद देखें थे माइक्रो एरोफाइल्स. माइक्रो एरोफाइल्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन मीन्स दे कैन ओनली सर्वाइव इन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, जब लो होगा, बिल्कुल लो होगा, तो उस पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन होगी दे कैन नॉट सर्वाइव, एंड ड्यू टू दिस दे आर कॉल्ड एज द microaerophiles. So here if you can see, note the types of microorganisms, mean अगर हम oxygen base पे जो classify करें, are due to the presence or absence of two certain enzymes such as superoxide dismutase, जिसको हम commonly SOD कहते हैं, और दूसरा जो enzyme है that is the catalase. तो यहाँ से हमें पता चलता है जो एरोबिक कंडीशन है, एनएरोबिक कंडीशन है, एक्चुअली ये है किस वजह से, ड्यू टू दी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दीज टू एंजाइम्स. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अगर ये दोनों एंजाइम्स होंगे तो दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेंगे ऑक्सीजन को जो है टॉलरेट करने की, उनकी जो है वो न्यूट्रलाइज करने की. लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये एंजाइम्स दोनों नहीं होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज एनएरोब्स. वो जो है वो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते. हमने जैसे कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें कभी कभी जो है वो सिंगल, दोनों नहीं होते, कोई एक में भी जो एंजाइम हो सकता है, तो मे बी दे कैन सर्वाइव समटाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. वो कभी कभी जो है वो ऑक्सीजन के एनएरोब्स अगर होंगे, अगर या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अगर कोई सिंगल एंजाइम होगा तो कभी कभी वो थोड़ी सी जो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो उस पर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे जो है काफी मोस्टली जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एरोबिक एंड अदर्स एज एन एरोबिक. यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो काफ़ी बच्चे जो है ये रीज़न जो है वो आता है अगर क्वेश्चन में, वो सिंपली ये लिखते हैं कि भाई एरोबिक मतलब जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, और एनएरोबिक वो हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो है वो रीज़न पूछा गया है, वाई, ऐसा क्यों है. वो तो क्लियर लिखा है कि भाई एरोबिक का मतलब वही है, लेकिन क्यों, इसका रीजन असल क्यों है, क्यों एरोबिक कंडीशन होती है, क्यों एनएरोबिक कंडीशन है, क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कुछ में ये एबिलिटी क्यों है. तो अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे, अभी हमने डिटेल में बताया कि ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द टू एंजाइम्स सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंड कैटालेस. तो ये दोनों एंजाइम्स के बेस पे किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म में अगर बैक्टीरिया में ये एंजाइम्स होंगे तो उनको हम एरोबिक कहेंगे, और अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो उनको जो है वो हम एनएरोबिक कहेंगे. नाउ ट्रेस एलिमेंट्स. व्हाट आर द ट्रेस एलिमेंट्स. ट्रेस एलिमेंट्स क्या है, इनको हम कभी कभी माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं. यहाँ से वर्ड्स ही अगर हम देखें, माइनर एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स, अगर हम पीछे जाएं जब हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे कि हम टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि देयर आर सम मीन जो है वो माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, और उसके बाद जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं. एक्चुअली ये सब जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं कि उनकी जो वो अमाउंट है वो वेरी लो हमें रिक्वायर होता है. अगर हम मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे मीन्स दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. नाउ ट्रेस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें या माइनर एलिमेंट्स की बात करें तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वेरी लो, बहुत लो कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर होते हैं, इसी वजह से हम इनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं. और ट्रेस एलिमेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. सपोज इनऑर्गेनिक ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं. अगर हम ऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें जो है वो जैसे मैंगनीज है, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम है, निकल एंड कॉपर. बट इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक ट्रेस एलिमेंट्स, उनमें तकरीबन जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं. नो ग्रोथ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर थ्री मेजर क्लासेस ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स सच एज अमीनो एसिड्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स एंड vitamins. So these all are called as the organic growth factors. So now physical requirements of a bacterial cell.
अब जब हम बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ाए, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी एक स्लाइड जो है वो शेयर की थी, जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले टॉप पे जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। तो टेम्परेचर आपको पता है बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव इन लो टेम्परेचर, सम हाई टेम्परेचर, एंड सम इवन दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम, जो है वो एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर क्लासिफिकेशन वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स सच एज, अगर हम देखें तो ये टर्म बहुत जो है वो आता है कि ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। इसको जो है वो हम ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्यों कहते हैं, किस वजह से, इसकी क्या मीनिंग है। तो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर मीन्स इट इज द टेम्परेचर एट विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेस्ट। ऐसा टेम्परेचर मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सुइटेबल टेम्परेचर हो और बेस्ट टेम्परेचर हो, तो उसको जो है वो हम ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कह सकते हैं। जैसे मोस्टली जो ह्यूमन बैक्टीरिया होते हैं दे ग्रो बेस्ट एट 37 सेंटीग्रेड, तो हम 37 सेंटीग्रेड जो है वो उसको हम ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कह सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म है मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर? मीन्स ए टेम्परेचर the highest temperature at which growth is possible। मीन्स यहाँ पे जो है ये जो है वो बेस्ट टेम्परेचर नहीं कहेंगे, ये सूटेबल टेम्परेचर जो है वो इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन मीन्स ऐसा टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम रेंज में जाए तो हाईएस्ट टेम्परेचर ऐसा हो एट विच मीन्स ग्रोथ इज पॉसिबल। मीन्स बैक्टीरिया कैन ग्रो, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा, मजबूरन हम कहेंगे जो बैक्टीरिया को जो है वो उसी टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, उसका अगर थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ग्रो नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस टेम्परेचर को हम सूटेबल टेम्परेचर नहीं कह सकते हैं, लेकिन रेंज के हवाले से कहेंगे कि मीन्स इस हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया के लास्ट एंड में जो वो ग्रो कर सके उसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो एक और टर्म है मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर का क्या मतलब है? मींस द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो। हम मैक्सिमम तीनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ऑप्टिमम की बात हो रही थी कि भाई बेस्ट टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया की बहुत अच्छी ग्रोथ हो। उसका मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर मतलब द हाईएस्ट टेम्परेचर, रेंज के देखें बिल्कुल हाईएस्ट टेम्परेचर एंड तक जाएं जहाँ पे बैक्टीरिया कैन ग्रो। फिर मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर बात कर सकते हैं तो मीन्स लोवेस्ट टेम्परेचर। जैसे अगर हम जो है वो मीजोफाइल्स की बात करें, उनकी रेंज अगर हम देखें तो उनकी रेंज तकरीबन 20 से लेके 40 तक, 45 तक होती है। तो मीन्स लोवेस्ट उनका मिनिमम जो ग्रोथ टेम्परेचर क्या होगा? 20 होगा। तो इस वजह से इसका, लेकिन इनका अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? 37 सेंटीग्रेड होगा। और अगर मैक्सिमम मतलब जो है वो 45 से 44 ये उनका मैक्सिमम हो सकता है। तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर का मतलब है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट कैन ग्रो। वो कैन ग्रो मतलब ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर दिस टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें डिफ्रेंशिएट जो है वो आना चाहिए। इसके बाद अब अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन है। तो देयर आर 3 मेजर क्लासेस of the microorganisms based on temperature। Suppose number 1 साइक्रोफाइल्स, जो साइक्रोफिलिक होते हैं बैक्टीरिया, या इनको हम साइक्रोफाइल्स भी कहते हैं। तो इनको जो है वो साइक्रोफाइल क्यों कहते हैं, किस वजह से जो है वो हम कहते हैं? बिकॉज दे आर कॉल्ड एज कोल्ड लिविंग बैक्टीरिया। ये कोल्ड लिविंग बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, ये लो टेम्परेचर पे जो है वो ग्रो करते हैं। इनकी रेंज तकरीबन जो है वो समथिंग लाइक -15 या -20 से लेके और 20 सेंटीग्रेड तक जो है वो इनकी रेंज होती है। और तकरीबन इनकी जो है वो ऑप्टिमम ग्रोथ अगर हम देखें, जो बेस्ट जो है सूटेबल टेम्परेचर देखें, दैट इज 15 सेंटीग्रेड पे जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो ग्रोथ करते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप होता है मीजोफाइल, या इसको हम मीजोफिलिक भी कहते हैं। बहुत ये कॉमन जो है वो ग्रुप है। तो मीजोफिलिक में मोस्टली जो ह्यूमन जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो भी आ जाते हैं। तो ये इनको क्या कहेंगे? मीन्स दे आर कॉल्ड एज मॉडरेट टेम्परेचर लिविंग। ये मॉडरेट टेम्परेचर लिविंग जो होंगे तो उनको जो है वो हम मीजोफिलिक कहेंगे। और इनकी रेंज जो है वो क्या है? इनकी रेंज तकरीबन 20 से लेके या 25 से लेके 45 सेंटीग्रेड तक जो होती है तकरीबन। तो इनका जो है वो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड जो है होता है। उसके बाद जो है दूसरा एक तीसरा जो ग्रुप है दैट इज दी थर्मोफिलिक, या इनको थर्मोफाइल्स भी कहते हैं।
दे आर कॉल्ड हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हीट लविंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे जो है वो ग्रो करते हैं और इनकी जो रेंज है तकरीबन 45 से लेके 80 सेंटीग्रेड तक, 80 सेंटीग्रेड तक जो है वो ग्रो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड हाइपर थर्मोफिलिक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। उनमें तकरीबन जो है अगर हम देखें काफ़ी ऐसे जो है वो एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो हम इनको कंपेयर अगर करें कि हाउ कैन वी कंपेयर थर्मोफिलिक विद दी हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, क्योंकि हैं तो दोनों हीट लविंग बैक्टीरिया, लेकिन थर्मोफिलिक की जब हम बात कर रहे हैं तो दे कैन सर्वाइव विद रेंज ऑफ द 45 सेंटीग्रेड टू 80 सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम 80 सेंटीग्रेड से ऊपर अगर जो है बैक्टीरिया सर्वाइव करें, सम बैक्टीरिया इवन दे कैन ग्रो इन बॉइलिंग टेम्परेचर, तो फिर उनको जो है वो हम हाइपर थर्मोफिलिक जो है वो कह सकते हैं। उनमें आप लोग काफ़ी जो है वो एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जो दे कैन आल्सो कॉल इट हाइपर थर्मोफिलिक, इनको जो है वो थर्मोफिलिक एज वेल एज हाइपर थर्मोफिलिक कहते हैं। लेकिन कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो इवन दे कैन सर्वाइव इवन हायर टेम्परेचर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं इनमें भी एक एग्जाम्पल आता है, सपोज थर्मो डिस्कस बैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं। एक बैक्टीरिया है थर्मो डिस्कस, उनकी कुछ स्पीशीज हैं, they can means grow at very high temperature even उनकी जो रेंज अगर देखें तो वो 80 सेंटीग्रेड से लेके 113 सेंटीग्रेड 113 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड पे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इवन उनका जो ऑप्टिमम जो बेस्ट जो टेम्परेचर हम कहें दैट इज 90 सेंटीग्रेड, 90 सेंटीग्रेड जो है वो तकरीबन उनका जो है ऑप्टिमम सेंटीग्रेड हम कह सकते हैं। तो इनमें जो एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मोस्टली जो थर्मो डिस्कस जो है वो स्पीशीज होते हैं, तो उनकी जो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि उनकी जो है वो 90 तकरीबन जो है वो रेंज है इनकी ऑप्टिमम ग्रो टेम्परेचर की। सो इन दिस वे these are the different classes of the microorganisms, and these are classified based on the temperature. So psychrophilic, mesophilic, thermophilic, and even under the thermophilic condition some microorganisms are called as hyperthermophilic because they even can grow means a highest temperature, even more than 100 centigrade temperature. Now pH, it is one of the physical requirements of a bacterial cell. So what is the pH? Actually it is the power of hydrogen ion concentration. इसको हम power of hydrogen ion concentration कहते हैं। इसको कैसे जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्चुअली इट इज एन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है किस चीज़ की? एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, मीन्स ये एसिडिटी को या अल्कलाइन को शो करती है। तो एक्चुअली जो मीडिया हम बनाते हैं या मोस्टली जो बैक्टीरिया की अगर हम जो है वो रेंज देखें, जो हम मीडिया में जब बनाते हैं बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया मोस्टली ग्रो बेस्ट बिटवीन दी 6.5 to 7.6 pH। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हाई pH पे ग्रो करते हैं और इनकी रेंज क्या है 6.5 to 7.6। लेकिन अगर हम यहीं पे अब फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है दे ग्रो अंडर द एसिडिक कंडीशंस। तो इनकी जो पीएच अगर हम फंजाई के वो एसिडिक लो पीएच पे जो ग्रो करते हैं, तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी बैक्टीरियल पीएच एंड फंजाई पीएच, दोनों में क्या डिफरेंस होता। तो यहाँ पे हम एक चीज क्लियर करें कि बैक्टीरिया जो है दे ग्रो हाई पीएच और फंजाई जो है मोस्टली दे ग्रो इन एसिडिक पीएच मींस लो पीएच पे जो है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद देयर आर सर्टेन केमिकल सॉल्यूशन जिसको हम बफर कहते हैं। सो बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन पीएच ऑफ मीडियम। जब हम मीडिया बनाते हैं, मीडिया के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर कि मीडिया क्या है। जब हम ये फूड सोर्स जो है बैक्टीरिया का बनाते हैं, जब वो रेडी हो जाता है तो फाइनल में हम उसकी जो है पीएच मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? सपोज कभी कभी कोई ऐसा जो है वो इंग्रेडिएंट आ जाता है जिसकी वजह से पीएच में भी एसिडिक हो जाए, क्योंकि हम अभी यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं कि बैक्टीरिया मोस्टली दे ग्रो बेस्ट एट दी हाई पीएच। इसकी रेंज जो है 6.5 to 7 जो है वो 6 है। लेकिन अगर बिल्कुल जो है मीडियम की जो है वो पीएच अगर लो हो जाए तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेंगे? इस वजह से जो है वो इसकी मॉनिटरिंग जो है पीएच की बहुत ज़रूरत है। और हम कैसे चेक कर सकते हैं उसकी पीएच? थ्रू दी पीएच पेपर, काफ़ी पीएच पेपर होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। इवन पीएच मीटर होता है तो उसके थ्रू भी जो है वो हम पीएच चेक कर सकते हैं। तो कौन से बफर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट बफर्स? तो इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो मोस्टली जो फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं, तो जिनमें हम अगर देखें जैसे पोटेशियम डाइहाइड्रोजन जो है वो है फॉस्फेट,
और उसके अलावा जो है वो डाइसोडियम हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फेट है. सो दीज आर दी डिफरेंट बफर्स दैट आर यूज्ड टू मेंटेन दी पीएच ऑफ अ मीडियम. मीडियम की जो पीएच होती है उसको जो है वो हम सेट करते हैं इसमें. ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है? एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको जो है वो ये ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है. तो यहाँ पे हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम सराउंडिंग वाटर. तो उसी वाटर में अगर हम देखें सपोज फॉर एग्जांपल हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा? अगर बाहर की जो कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में बहुत हाई है तो बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट होगा? तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर विल रिमूव द नेसेसरी वाटर फ्रॉम अ सेल. जो बैक्टीरियल सेल में जो नेसेसरी वाटर होगा उसको रिमूव कर देगा. यहाँ पे मोस्टली जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस क्या है उसका हमें डेफिनेशन आनी चाहिए. वैसे सिंपल है. मींस व्हाट इज द ऑस्मोसिस? द वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया विथ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. ऑस्मोटिक प्रेशर की जब भी हम बात करते हैं तो इनमें तीन टाइप्स आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में जो है वो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस. सपोज आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? सो द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू सेल. तो इसके हम अगर देखेंगे तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है, जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है उनकी जो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू सेल, सेल के बराबर है. इसी वजह से सेल पे कोई इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा. आप लोगों को याद होगा जब हम ग्राम स्टैंडिंग की जो स्लाइड बनाते हैं, सिमियर प्रिपरेशन करते हैं, तो उनमें मोस्टली हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं. और नॉर्मल सलाइन क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसके बाद जो है दूसरा सॉल्यूशन आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन लोअर देन अ सेल. इसमें जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लोअर है एज कंपेयर टू द सेल. इन दिस कंडीशन the water solution moves inside the cell results in bursting of a cell. इस कंडीशन में क्या होगा? सेल की बस्टिंग हो जाएगी क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल के अंदर जो है वो इनसाइड इंटर हो जाएंगे. उसके बाद जो है वो तीसरा सॉल्यूशन दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हायर देन अ सेल. अब यहाँ पे जो है बिल्कुल कंडीशन मुख्तलिफ है. यहाँ पे जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं किसी सॉल्यूशन में उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज दी हायर देन अ सेल. जो बैक्टीरियल सेल होगा, जो भी सेल होगा, उसकी अगर हम कंपेयर करें तो इस सॉल्यूशन में जो है वो कंसंट्रेशन हाई होगी एज कंपेयर टू दी सेल. तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? इन दिस कंडीशन द सेल्यूलर वाटर पासेज आउट टू दी हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. अब क्या होगा? सेल में अंदर जो होगा डिसॉल्व ऑर्गेनिजम्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल कम आउट. वो जो है वो बाहर आएंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फाइनली रिजल्ट इन प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मा जो लाइसिस जो है वो हो जाएगी, श्रिंकेज ऑफ सेल साइटोप्लाज्म हो जाएगी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. दोबारा अगर हम इन तीनों सॉल्यूशन को देखें तो हम पिक्टोरियल व्यू में भी और क्लियर हो जाएगा. और थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो सेल की कंसंट्रेशन है और जो दूसरा जो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है. तो इस वजह से भी सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि दोनों की जो है वो कंसंट्रेशन सेम है, इक्वल है. लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो सेल की कंसंट्रेशन हम देखें तो वो ज़्यादा है लेकिन आउटसाइड जो कंसंट्रेशन डिसॉल्व ऑर्गेनिज्म की वो लोअर है. तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि जो आउटसाइड जो सॉल्यूट्स हैं दे इंटर इनटू दी सेल. जब ये सेल में इंटर हो जाएंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा? सेल विल बर्स्ट, बस्टिंग जो है वो हो जाएगी.
उसके बाद अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इसमें ये जो है वो जो सॉल्यूशन है उसमें जो डिजोल्व कंसंट्रेशन है वो हायर है एज कम्पेयर टू दी सेल। सेल की जो डिजोल्व ऑर्गेनिक जो कंसंट्रेशन है वो लोवेस्ट है, लोअर है, और इसकी वजह से अब जो है वो फिर क्या हो रहा है कि सेल के जो अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं, दे विल कम आउट थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर आ जाएंगे, और इसी वजह से जो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ दी जो है वो सेल हो जाएगी। नाउ क्वेश्चंस नंबर 1, व्हाट इज द बफर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बफर? व्हाई आर सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स called as aerobic while others called as anaerobic? What are hyperthermophilic bacteria? What do you mean by plasmolysis? What are the facultative anaerobic bacteria? What are mesophilic bacteria? What is difference between macro and micro elements, or why some means elements are called as macro while others called as macro elements? What are the trace elements? How would you define the term hypotonic solution?